हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। मैं अनीश कुशवाहा आप सबका सनराइज ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में दिल से स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ने वाले हैं फिजिक्स। ये क्लास 10th का फिजिक्स है। इसमें आपको यूपी बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो या कोई भी बोर्ड हो, ये सारे बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक्स आज का है वो परावर्तन से हमने पहले चैप्टर से लिया। देखिए, ये वीडियो जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम क्लास 10th के लिए फिजिक्स जो स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें आपको एग्जाम के दृष्टि से ही जो भी क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो भी क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, इसमें हम वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जैसे कि आपका जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा आपको हम बेस करेंगे डेरिवेशन। डेरिवेशन का मतलब फार्मूला कहाँ से आता है, उन फार्मूलों को हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा आपके बुक का जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, कोई भी बुक हो, बहुत राइटर का बुक आता है, एनसीईआरटी हो गया, अरिहंत हो गया, वितरागो, कई प्रकाशन का आता है। हम कोशिश करेंगे सारे प्रकाशन से हर एक क्वेश्चन को आपको हम दें। ठीक है। अगर बाय द वे हमारे पास वो बुक उपलब्ध ना हो, तो अगर आपके पास हो, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, आप यूपी के हो या बिहार बोर्ड के किसी भी बोर्ड के हो, ठीक है, सारा सिलेबस सेम है। समझ रहे हैं आप, कोई भी सिलेबस इधर उधर का नहीं है। ठीक है। तो कोई भी सिलेबस हो, उससे कोई बहस नहीं है। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, वो आप बेसिकली हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है। कमेंट के माध्यम से या व्हाट्सअप नंबर आपको पता ही है, उस पर भेज करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है। अब इसमें यह देखना है कि आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो हमने दर्पण से लिया है। दर्पण हम लोग फार्मूले जो भी पढ़ते हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन हमने उठाया है। ये क्वेश्चन का जो टॉपिक्स है वो है अवतल दर्पण की सहायता से एफ और आर में संबंध। एफ का मतलब होता है फोकस दूरी, आर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। ठीक है। तो आज का ही हमारा टॉपिक्स है। ठीक है। देखिए, हम शुरू करते हैं। यह हमारा है कि अवतल दर्पण की सहायता से फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, ये हमें ज्ञात करनी है। अब ये बताइए, ये टॉपिक्स आप लोग पढ़े भी होंगे, आपके स्कूलों में पढ़ाया भी गया होगा, या जो भी चीज है। ठीक है। बहुत लड़के बोलते हैं ये सब समझ में नहीं आती है, लेकिन इस टॉपिक्स को हम इतने बेहतरीन तरीके से और इतना इजी फॉर्म में बताएंगे कि आप जान करके आपको बहुत खुशी होगी। यानी हमें इतना समझ लिए कि आप एक बार वीडियो अगर देख लेते हैं तो ये टॉपिक्स आपको जीवन में कभी भूलने वाला नहीं है। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आता है अवतल दर्पण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण होता क्या है। ठीक है। तो पहले तो एक दर्पण बना दिया। दर्पण होता क्या है कि खोखले कांच के गोले को अगर हम काट करके उसके एक भाग को क्लई कर देते हैं तो हमारा दर्पण कहलाता है। ठीक है। या किसी भी कांच को, ठीक है, किसी भी कांच के टुकड़े के अगर किसी एक तल को अगर हम पेंट कर दे अथवा कलई कर देते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। तो उसी प्रकार ये जो हमारा दर्पण है, ठीक है, ये खोखले गोले का भाग है। किसका भाग है, खोखले गोले का। तो इसे हम बोल देते हैं दर्पण। क्या बोल देते हैं, दर्पण। क्या यह दर्पण है? नहीं, अभी यह दर्पण नहीं है, क्योंकि हमने बोला कि इन दोनों भागों में से किसी एक भाग को आपको क्या करना है, कलई करना है। तो अब ये बताइए, अवतल दर्पण में क्या होता है कि हम इस भाग को कलई करते हैं। बताइए, आप लोग पढ़े हैं। देखिए, हम उन्हीं भाग को कलई करते हैं जिस भाग से परावर्तन नहीं होता। ठीक है। अब रही बात की, इसमें दो भाग हैं, एक दबा हुआ भाग है और एक उभरा हुआ भाग है। तो इसमें होता है, अवतल दर्पण में कहा जाता है कि अगर इसको उभरे हुए भाग को अगर कलई कर देते हैं तो इसके दबे हुए भाग से क्या होगा, परावर्तन होगा। तो कर लेते हैं। तो वही अवतल दर्पण का परिभाषा भी बन जाता है कि ऐसा दर्पण जिसको इस प्रकार कलई करे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसको इस प्रकार कलई करे ताकि उसके दबे हुए भाग से प्रकाश का क्या हो, परावर्तन हो, तो उस दर्पण को या उस गोलीय दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखिए, ये तो हमारा दर्पण हो गया। अब भाई ये बताइए, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चित्र बनाते हैं आप, उसका कोई ना कोई तो नामकरण होगा। बताइए, आपके घर ही कोई लड़का जन्म लेता है तो उसका भी तो कोई ना कोई नामकरण होता है। तो उसी प्रकार इसका अगर बिना नाम का रखेंगे तो इसको भी बुरा लगेगा, इसलिए हमने इसका नामकरण कर दिया कि M1 और M2। ठीक है। अब ये बताइए, इसमें क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है। क्या होता है, मुख्य अक्ष, जो इस दर्पण को किसी ना किसी बिंदु पे काट करके जाएगा, और जिस बिंदु पे यह मुख्य अक्ष काटता है उसी को हम क्या कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। अब ये बताइए, ये तो आपका हो गया ध्रुव। ठीक है। अब ये बताइए, ये जो बना होगा किसी गोले का भाग होगा। अब ये गोला बनेगा तो इस गोले का कोई केंद्र होगा ना, जिससे हम क्या बोलेंगे, सी। अब ये दर्पण के लिए ये केंद्र न बन करके बन जाता है वक्रता केंद्र। ठीक है। और यहाँ पे एक होता है फोकस। फोकस अभी बताएंगे क्या होता है। ठीक है। अब ये बताइए, देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं कि हमने चित्र बनाया,
आप लोग चित्र पूरा बना लेते हैं, उसके बाद लिखने के चक्कर में पड़ते हैं, तो आपको गलती हो जाती है। आप एक काम कीजिए ना, जितना बना रहे उतना लिख लीजिए, जैसे हम लोग ज्यामिति में रचना में वार करते हैं। ठीक है, चलिए हम लिखना भी शुरू करते हैं। क्या लिखेंगे चित्र में? क्या लिखेंगे चित्र में? क्या है? M1 M2 एक अवतल दर्पण है। M1 M2 एक अवतल दर्पण है। कोई दिक्कत? जिसका ध्रुव, इसमें क्या लिखेंगे? इन है जी, देखिए जिसका ध्रुव क्या है? जिसका ध्रुव P, उसके बाद क्या है? वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र C तथा फोकस बिंदु, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस बोल सकते हैं इसको, फोकस बिंदु क्या है आपका? कैपिटल एफ होता है, ये स्मॉल एफ आप लोग मत समझेंगे, कैपिटल एफ है। यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? देखिए हमने क्या किया, पहले जितना बनाया उतना लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे कि अब इसमें परावर्तन कराने के लिए कोई ना कोई किरण चाहिए, तो मान लेते हैं हम कोई प्रकाश किरण ए बी है। क्या है? ए बी। ठीक है, तो ये किसके समांतर है? मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हम लिख सकते हैं कि माना कोई 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 प्रकाश किरण ए बी ठीक, ए बी जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि माना कोई आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और दर्पण से टकराती है, वो भी लिख सकते हैं। हमने लिखा कि माना कोई प्रकाश किरण ए बी जो मुख्य अक्ष के समांतर है, ठीक है, तथा दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं दर्पण से परावर्तन के पश्चात, परावर्तन के पश्चात, ठीक है, मुख्य फोकस एफ से, मुख्य फोकस एफ से होकर जाती है, जिसे क्या हो गया? जिसे आपतित किरण बी एफ या बी डी लिख देते हैं, बी डी कहते। देखिए यहाँ पे ये परावर्तन के पश्चात होकर जाएगा ऐसे ना, तो ये आपका बन गया बी डी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये आपका बी है। बोलिए यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? देखिए हमने क्या किया कि जैसे चित्र है उसी के बारे में हमने लिख दिया। ठीक, और फिर लिख देंगे तथा बी से सी को मिलाया। क्या किया? मिलाया। ठीक है, मिला देते हैं इसको। कोई डाउट आपको किसी को? ठीक है, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अगर हम बात करिए तो बन गया हमारा। ठीक है, जैसे हमने चित्र बनाया उसके बारे में हमने लिख दिया। ठीक है, इसको अपने साथ शॉर्ट भी कर सकते हैं, लंबा भी कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है, मिलाया। यहाँ पर और एक लाइन लिख सकते हैं जो कि अभिलंब है, जो कि अभिलंब है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर बात करें तो यहाँ पे कोण बनेगा, यहाँ भी कोण बनेगा, यहाँ पे कोण आई होगा और यहाँ पे कोण आपका क्या होगा? आर होगा, क्योंकि परावर्तन में आप लोग पढ़ते हैं कि परावर्तन में जो कोण होता है हमारा क्या होता है? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अब देखिए, अब इसके बारे में, अभी हमारा जो इस चित्र के बारे में था वो हमने लिख दिया। अब लिखेंगे
देखिए हमें पता है कि परावर्तन जो होता है उस परावर्तन में हम लोग क्या करते हैं, कोई भी परावर्तन होता है तो उस परावर्तन के हम दूसरे नियम की बात करें तो परावर्तन के दूसरे नियम में बोला गया कि आपतित किरण परावर्तित किरण आपस में क्या होता, सॉरी, आपतित किरण और आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आप लोग पढ़े हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये भी तो यहाँ परावर्तन हो रहा है ना, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो लिखेंगे परावर्तन के नियमानुसार, परावर्तन के द्वितीय नियमानुसार, ठीक है। जब इसके नियमानुसार करेंगे तो देखिए कोण ए बी सी जो बराबर होगा कोण सी बी एफ के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब ये बताइए, ठीक है, देखिए एक बात समझिए, पहले हम कर क्या रहे हैं इसमें, ये जानना जरूरी है। देखिए आपको पता होगा कि यहां से जो दूरी होती है ये स्मॉल या फोकस दूरी कहलाती है, और यहां से जो दूरी होती है वो आर कहलाती है, ठीक है। तो हमें इन्हीं दोनों में संबंध ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यह जो लाइन होगी पूरा, ठीक है, इसी लाइन पे हमें काम करना है। अब ये लाइन आएगा कहां से, तो पहले इन कोणों के बारे में जिक्र करेंगे, ठीक है। इन कोणों के बारे में जिक्र करेंगे तो हमें इसके बारे में पता चलेगा, जब इसके बारे में पता चलेगा तो हम इन दोनों का आसानी से यूज कर सकते हैं। तो पहला क्लियर हुआ। अब बताइए, या आप हम लिख सकते हैं चूंकि अब हमने बोला कि जो ए बी है वह पैरेलल क्या है आपका, पीसी के है, किसके है, पीसी के है, और इन्हें बीसी रेखा मिलाती है, और इन्हें बीसी क्या करती है, मिलाती है। अब ये बताइए, कोई भी दो समांतर जो रेखाएं होती हैं, अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को कोई एक तिर्यक रेखा मिलाती है, ठीक है, इन्हें यहां पे लिख सकते हैं, इन्हें तिर्यक रेखा बीसी मिलाती है, तो ये कोण और ये कोण कौन से कोण बनेंगे, एकांतर कोण, जो कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसलिए कोण ए बी सी जो होगा वह बराबर होगा बी सी एफ के, ठीक है। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये कौन सा कोण है, एकांतर कोण है, इसके वजह से ये क्या होगा, बराबर होगा। तो ये बन गया आपका समीकरण नंबर 2। अच्छा ये बताइए, समीकरण 1 और 2 की अगर बात करते हैं तो समीकरण 1 और 2 में देखा जाए ध्यान से तो इसका LHS दोनों बराबर है। जब इसका LHS बराबर हो सकता है तो RHS भी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख देते हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। जब दोनों लेंगे तो दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो CBF जो होगा वह कोण BCF के क्या होगा, बराबर होगा। अब ध्यान दीजिए, अब हमने बोला कि अगर मान लीजिए यहाँ पे I है, ये भी क्या हो जाएगा, I होगा, ठीक है। अब देखा जाए, अगर बात करते हैं हम त्रिभुज की, त्रिभुज BCF की, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर हम त्रिभुज की बात करें तो यह दोनों कोण बराबर है, तो जब दोनों कोण बराबर है तो इनके भुजाएं भी आपस के में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं त्रिभुज BCF में, त्रिभुज BCBF लिखिए या BCF CBF में, ठीक है। आप लिख सकते हैं चूंकि कोण CBF बराबर कोण BCF है, ठीक है। इसलिए जब भाई दोनों कोण बराबर है तो आप त्रिभुज में पढ़े होंगे, ठीक है, कि यदि दो कोण बराबर हो तो उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजाएं भी क्या होती है, बराबर होती है। तो B के सामने क्या है, CF है, तो यानी CF जो होगा वह किसके बराबर होगा, FB के बराबर होगा, यानी BF के बराबर होगा, ठीक है। तो यह आपका बन गया समीकरण नंबर 3। यहां तक किसी कोई कंफ्यूजन, आप इत्मीनान से समझेंगे। फिर एक बार हम रिपीट कर देते हैं। देखिए ये परावर्तन के हम दूसरे नियम से करेंगे तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि आपको परावर्तन में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैं छोटा सा बना देते हैं, ये अगर मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे बनता है ना, ये अभिलंब का काम करता है, तो यह कोण और यह कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब ये दोनों कोण बराबर होते हैं तो उसी के बेस पे ये दोनों भी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो हमने देखा कि जब यह दोनों कोण बराबर है तो हमने लिख दिया। अब हमने देखा कि यह दोनों एक दूसरे के पैरेलल है,
ये जो दोनों लाइन है एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, यानी ये आपकी आपतित किरण होती है और ये आपकी क्या होती है, मुख्य अक्ष होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, आप लोग ध्यान देंगे, जिससे हम परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे, जिसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, वहां गलती हो गया तो सॉरी। ठीक है, ये आपतित किरण होता है और ये हमारा परावर्तित किरण होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये तो हमारा बन गया। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब ये तो हम बोले तो ये इसको मिला रही है ना, तो यह कोण बराबर होंगे क्योंकि एकांतर कोण बनेगा। तो इसका मतलब जब यह दोनों बराबर होंगे तो ये भी दोनों बराबर होंगे, तो ये हमने दर्शाया। तो यहाँ एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, तो त्रिभुज के नियमानुसार देखेंगे कि अगर कोण बराबर हो तो उनके भुजाएं भी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया आप सबको। अब हम क्या करेंगे कि अब ये बताइए, ये जो इस लाइन से तो हमें मतलब है नहीं, हमें इससे मतलब है और इससे मतलब है। तो हमने देखा कि यह तो पता चल गया कि भाई सी एफ है, लेकिन ये लाइन हमें पता नहीं चली। अब हमें करना क्या है कि मान लीजिए कि ये है, ठीक है, ये ऐसा लगा हुआ है। अगर ये जो द्वारक आपका है, ये जो द्वारक है, ये फैलाव जो है, क्या है आपका, ये जो आपका फैलाव है इतना है। जैसे मान लीजिए ये हमारा बन गया, ठीक है, ये ऐसे बना हुआ है ना। अब मान लीजिए ये जो कर्व है हमारा, ये द्वारक बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ये द्वारक होगा। ठीक है, अब इस द्वारक को अगर हम छोटा करें, छोटा करने का मतलब ये मतलब छोटा होगा, द्वारा को बढ़ गया, इसका द्वारा बढ़ गया, छोटा करना मतलब इसको फैला दो, यानी घुमाव जो है कम करना है। जब घुमाव कम करेंगे तो इसका मतलब होगा कि द्वारक को हम छोटा कर रहे हैं। समझिएगा इस बात को। ठीक है, हमने क्या कि ये घुमाव ज्यादा है ना, तो ये द्वारक इसका बड़ा है और इसके द्वारक को अगर छोटा करेंगे तो यानी घुमाव इसका क्या होगा, कम होगा। जब घुमाव कम होगा तो हम कहेंगे कि ये द्वारक क्या हो गया, छोटा हो गया। ठीक है, तो हम वो भी लिख सकते हैं कि इसके घुमाव को कम करने पे या इसका द्वारक छोटा करने पे। अब ये बताइए, जैसे हमने बोला ये है आपका, है ना। अब इसका हम घुमाव कम करते हैं, ये जो कर्व है इसके घुमाव को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। कम करने के बाद इसको फैलाएंगे तो ये सटने के लिए कहीं सरकेगा ना, तो सड़क के नीचे आएगा कि नहीं आएगा। उसी प्रकार ये बताइए, हमने इसको यहाँ पे रखा ना, अगर इस द्वारक को हम यहाँ पे कर लें, जैसे यहाँ पे कर लें, तो ये सरकते हुए आएगा कि नहीं, आके यहाँ पे मिलेगा ना, तो यानी इस पी के पास आ जाएगा। कब, जब हम दर्पण का द्वारक छोटा करेंगे तब। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको हम रफ कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पे लिखेंगे कि दर्पण का द्वारक का मतलब समझ लीजिए घुमाव, द्वारक छोटा करने पर बिंदु बी, कौन जी, बिंदु बी क्या होगा, किसके पास आ जाएगा, बिंदु बी, बिंदु पी के समीप आ जाएगी। ठीक है, इसलिए जो बीएफ होगा वह किसके बराबर होगा, एफपी के बराबर होगा। समीकरण नंबर कितना बनेगा आपका, 4 बनेगा। ठीक है, अब देखिए आप ले रहे, चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा करना इसलिए। ठीक है, अब बताइए समीकरण 3 और 4 में कुछ बराबर दिख रहा है, तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 व समीकरण 4 से जब दोनों को लेंगे, देखिए ये बीएफ और बीएफ बराबर है, तो सीएफ और एफ भी आपस में क्या होंगे, यानी सीएफ बराबर क्या हो जाएगा आपका, एफ पी। ठीक है, ये आप रख दीजिए, ये मान लीजिए समीकरण नंबर कितना होगा, 5। यहां तक किसी कोई दिक्कत। ठीक, अब थोड़ा सा और बच गया है। ठीक, अब इसको भी रफ कर देते हैं ऊपर वाला। अब ध्यान दीजिए, अब लिखेंगे यहाँ पे चित्र से। कहां से, चित्र से हमने क्या किया, अगर पीसी के मान निकालते हैं हम, पीसी बराबर आपका क्या होगा, देखिए यहां से ये जो पीसी रेखा है, ये पीसी जो है वह 2 भागों में बटा है, यानी सीएफ और पीएफ दोनों को जोड़ देंगे, तो यानी सीएफ प्लस क्या हो जाएगा, पीएफ हो जाएगा।
ठीक है। तो पीसी जो होगा वह कैपिटल आर के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो सीएफ है वो एफपी के बराबर है, तो हम सीएफ की जगह पे एफपी रख सकते हैं। तो यानी एफपी प्लस में ये एफपी दोनों को जोड़ेंगे तो आर इक्वल टू हो जाएगा 2fp। ठीक है, तो 2fp, तो एफ को हम एफपी क्या होता है देखिए यहाँ से फोकस दूरी होती है ना, तो ये बन गया आपका 2f। ठीक है, अगर यहाँ से हम पहला संबंध ये हो गया, ठीक है, या अगर ये 2 गुना में इधर आएगा तो क्या करेगा आपका भाग करेगा, तो आर बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यही आपका क्या होता है संबंध होता है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया होगा। देखिए हमने क्या किया कि जब चित्र लिया तो ये जो पूरा रेखा है, ये पूरा रेखा इसके और इसके योगफल के बराबर होगा ना, तो हमने इन दोनों को जोड़ दिया। अब हमने देखा कि जो सीएफ है वो किसके बराबर है, एफपी के बराबर है। तो यहाँ हम लिख देते हैं कि चूंकि सीएफ बराबर हमने क्या ले लिया, एफपी ले लिया, तो जब सीएफ की जगह हम एफपी लिखेंगे तो एफपी और एफपी 2fp हो जाएगा। और एफपी हमारे यहाँ से देखिए ना क्या होता है फोकस दूरी होती है ना, तो 2f लिख दिया, तो r इक्वल टू 2f, ये तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अतः लिख सकते हैं दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के, वक्रता त्रिज्या के क्या होता है आधी होती है, आधी होती है। ठीक है, समझ में आया आप सबको। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आप लोग बेझिझक इसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी के बाद हम लोग पढ़ते हैं उत्तर दर्पण की सहायता से। ठीक है, लेकिन उसके पहले आज हम लोग इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, आपको एक टॉपिक रोज पढ़ाएंगे, उस पर कुछ क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, आप एक एक टॉपिक्स याद करेंगे, तैयार करेंगे, तो आपका एग्जाम आने तक टोटल टॉपिक्स क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखिए हम शुरू कर रहे हैं, शुरू करना थोड़ा स्लो चलना पड़ता है। ठीक है, आज अभी 1-2 दिन एक एक टॉपिक्स डालेंगे, उसके बाद 2-2 3-3 ऐसे करके आपका ग्रोथ होता जाएगा। ठीक है ना, तो इसको आप देखते हैं, ये आपकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से। ठीक है, इसके पहले हमने पढ़ाया वो इसका। ठीक है, अब इसके बाद हम इस पे कोई क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इस क्वेश्चन आपको दो दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। आपका सेकंड क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर हो तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दिया आपका 40 सेंटीमीटर। हमें क्या ज्ञात करना है, एफ ज्ञात करना है। और आपको पता है कि एफ का फार्मूला क्या होता है r/2 होता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस r का मान यहाँ पे रख देंगे, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 40/2, यानी f बराबर कितना आ जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। इसमें कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, कितना दिया आपका 30 सेंटीमीटर। तो इसकी वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या बराबर क्या होता है 2f होता है ना। अब बताइए, तो r इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो f इक्वल टू कितना आ जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आज का आपका वीडियो था, यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ में आया। कल के हम लोग इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल हम लोग पढ़ेंगे उत्तर दर्पण की सहायता से इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, उसी में कोशिश करेंगे कि एक और टॉपिक्स उसमें ऐड किया जाए, जैसे कि इसके बाद एक और होगा उत्तर दर्पण की सहायता से। ठीक, उसके बाद से होगा हमारा कि जो भी हमारा वस्तु की दूरी होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है, फोकस दूरी होती है, उन तीनों का संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम में हम रोज के रोज कुछ ना कुछ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और हम आपको विश्वास दे देते हैं कि इस जो भी हम पढ़ाएंगे उसमें से हर एक पॉइंट, हर एक टॉपिक एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद एंड गुड लक।